हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और यूपीएससी मेंस 2024 लिखने वाले कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि डैफ 1 यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 रिलीज हो चुका है। देखिए, आपकी यूपीएससी की जर्नी में डैफ जो होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके 2-3 सिग्निफिकेंस बताता हूँ। एक, आपकी जितनी भी बेसिक जानकारी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो, आपका कैटेगरी हो, आपकी पेरेंटल इंफॉर्मेशन हो, डैफ 1 के अंदर इसको आपने भरना होता है, जिसको मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा जिनका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आप जब मेंस क्लियर कर लेंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तकरीबन 2500 से 2800 बच्चों को, तो उन्हें डैफ 2 फिल करना होगा। डैफ 2 के अंदर वो आपसे सर्विस प्रेफरेंसेस और हॉबीज, ये एक्स्ट्रा चीजें पूछेंगे, और ये दोनों डैफ मिलके आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपके इंटरव्यू पैनल के पास रहेगा। इसीलिए इस फॉर्म को भरने के 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस या मकसद ये है कि नंबर 1, जो भी आप जानकारी प्रस्तुत करेंगे, खासतौर पे डैफ 1 में बहुत ज्यादा फैक्चुअल जानकारी होगी, वो जानकारी प्रूफ रखनी है जो सत्य है। अब डैफ 1 में मुश्किल होता है झूठ बोलना, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी क्वालिफिकेशंस इत्यादि। लेकिन अगर आप डैफ 2 में जाएंगे, जो मेंस के बाद आता है, तो वहां पे हॉबीज वगैरह पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमें सच्चाई, ऑनेस्टी रखनी होती है। खैर, अपार्ट फ्रॉम सच्चाई, ऑनेस्टी, 3-4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि जब इसने कहा है कि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग इज 12 जुलाई एंड लास्ट टाइम इज 6 PM, तो प्लीज आप 12 जुलाई का वेट मत करना। मैक्सिमम आप अगले 4 दिन के अंदर अंदर, यानी 7 या 8 जुलाई तक अपना डैफ फिल करके खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो डैफ है बहुत ही फैक्चुअल है। जो इंटरव्यू के पहले वाला डैफ होता है उसमें फिर भी सोचने का स्कोप होता है, सर्विस प्रेफरेंसेस आपसे पूछते हैं, वो वाले में आपको पूछताछ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें फैक्चुअल जानकारी जो आपको पता ही होगी वही लिखनी है, इसलिए 7 से 8 जुलाई से देर मत करना। सेकेंड रीजन इसको जल्दी भरना क्यों है? क्योंकि ये टेंशन लगी रहेगी कि फॉर्म नहीं भरा, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे, ऑप्शनल कब पढ़ोगे, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड 12 जुलाई की वेट नहीं करनी, 7 से 8 जुलाई तक फॉर्म भरना है। जनरली जो डैफ होता है उसके ये सेगमेंट्स है, हालांकि हो सकता है आई हैव नॉट सीन द 2024 वाला ओपन करके, तो हो सकता है कुछ माइनर वेरिएशंस हो, लेकिन जनरली ये 6 प्रकार की जानकारी या 6 प्रकार के वहां पे टैब्स होते हैं। टैब नंबर 1 आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है। अब जनरली क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरते वक्त, सो जो ये वाली हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है यह बदल नहीं सकती है। तो आपका रोल नंबर नहीं बदलेगा, आपका नाम नहीं बदलेगा। अगर आपने नाम चेंज किया है तो उसके लिए वो ऑप्शन पूछेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट मांगेंगे, हैव यू चेंज द नेम और नॉट, बट अदरवाइज जनरली ऐसा होता नहीं। तो जो भी पहले से भरा हुआ है उसको तो भरना ही नहीं है, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। सिर्फ आपने पहले पेज पे अपना एड्रेस भरना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना भरना है और परमानेंट एड्रेस अपना भरना है। देखो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, प्रेफरेबली सेम ही रख लो, है ना। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम रखते हो, टेंशन नहीं रहती है, कंफ्यूजन कम रहता है। ये हो गया आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज। आगे मैं बताऊंगा कि आपका जो फॉर्म है वो फिल करके किस प्रकार का दिखेगा और किस प्रकार से वो जाएगा और टुवर्ड्स द इंटरव्यू पैनल एज वेल। सेकेंडली, आपसे कम्युनिटी भी ऑलरेडी पूछा हुआ है, मतलब आप SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ये ऑलरेडी आपसे पूछा गया है, या EWS को बिलोंग करते हो, तो ये चीजें ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, ये अभी इस स्टेज पे चेंज करनी नहीं है। उसका एक सिंपल रीजन है जो मैं आगे लास्ट में जाके आपको बताऊंगा। एनीवेज, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस पूछा जाएगा, आपकी मदर टंग पूछी जाएगी। मदर टंग वही बोलनी है जिसके बारे में कुछ जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि आपकी मदर टंग अगर मलयालम है लेकिन आपको मलयालम में कुछ भी नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है। रीजन बीइंग कि दे विल आस्क यू इन द इंटरव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर मदर टंग, एंड इफ वन ऑफ द पैनलिस्ट नोज योर मदर टंग देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट। तो इसमें ऑनेस्टी रखनी है। अगर मदर टंग आपको नहीं लगता है कि आपको आती है तो सिंपल जो भी यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, यूज कर सकते हो। नाउ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए कॉलम आएगा। उसके बाद अगर आपने पहले ऐसा एग्जाम दिया है, इस एग्जाम के अंदर यूपीएससी का कोई एग्जाम है जिसमें आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के तौर पे सेलेक्ट हुए थे, उसका यहां पे मेंशन करना होता है, अदरवाइज ये आपका नो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, से दिस ऑल दीज कॉलम्स आर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, देन
आफ्टर एनी सच रिकमेंडेशन वर यू फाउंड अनफिट और नॉट रिकमेंडेड बाय द मेडिकल बोर्ड। अगर फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट को नॉट फिट या अनफिट डिक्लेयर किया गया था पहले, तो यहां पे उसे बताना पड़ेगा कि यस, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिटेल्स भी पूछेंगे। खैर, फिर आता है आपका जो सबके लिए ओपन है, फोटो आईडी कार्ड। फोटो आईडी कार्ड आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। यही आईडी कार्ड आप मेंस एग्जाम में लेके भी जाओगे, यही आईडी कार्ड आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है। तो प्रीलिम्स के अंदर आप ऑलरेडी दे चुके हो, ये इसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। देन सम ऑफ द थिंग्स अगेन ऑलरेडी आस्क्ड, प्रीलिम्स के फॉर्म में ऑलरेडी आस्क्ड होती है, ये बाद में चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये अब नहीं आप चेंज करोगे ना, प्री के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, ये ऑलरेडी फिल्ड हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पे सिर्फ आपसे इंटरव्यू का माध्यम पूछा जाएगा, इंटरव्यू का मीडियम पूछा जाएगा। देखिए, इंटरव्यू का मीडियम आपकी एक कंफर्टेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब जनरली जो है हिंदी या इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस प्रेफर की जाती है। अगर आपने मेंस का एग्जाम इंग्लिश में लिखना है और इंटरव्यू हिंदी में देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। There is no problem at all if your language of writing the mains exam is English, but you are giving the interview in Hindi because you are comfortable. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो थॉट्स को, वही यूज किया करो। जनरली ज्यादा कैंडिडेट्स इंग्लिश इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो मेन्स इंग्लिश में फॉर्मुलेट करते हैं, तो वहां पे जब उनको इंटरव्यू में आंसर्स देने होंगे तो वो भी उसी लैंग्वेज में बता सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली, आप किस में कंफर्टेबल हो। देन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वाला पेज आएगा, जिसके अंदर आपको अपनी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। आपकी क्लास क्या रही है, या डिवीजन या ग्रेड होता था उस टाइम पे, परसेंटेज मार्क्स। तो जनरली क्या करना कि 65% से ज्यादा मार्क्स है तो फर्स्ट डिवीजन या दे सकते हो अपने आप को। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि मान लो इधर मैंने गलती से सेकंड डिवीजन लिख दिया जबकि फर्स्ट, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो डरना नहीं, अगर परसेंटेज है परसेंटेज लिख दो, उसको सीजीपीए में कन्वर्ट कर दो। जैसे कॉलेजेस के अंदर सीजीपीए में कन्वर्जन का रेट लिखा होता है, 9.5 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज आ जाएगी। इस तरीके से इत्मीनान से ये फॉर्म भरो। सब्जेक्ट्स अपने, अगर जैसे 10th में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं स्पेस दे के लिख दो, 5 सब्जेक्ट जनरली होते हैं। 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है या आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं वो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारी चीजें आप यहां पे फिल करेंगे। नाउ इसमें आपको डैफ 2 की स्टेज में पूछा जाएगा अबाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का डैफ 2 की स्टेज में पूछा जाएगा अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, आई विल डिस्कस कि कौन सा सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड करवाया जाएगा। नाउ आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, यस हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपने पेपर दे दिया है, इसकी टेंशन मत लो। पेरेंट्स की जानकारी थोड़ी डिटेल में यहां पे ली जाती है। फादर का नाम, मदर का नाम, अलाइव है या डिसीज्ड हैं, नेशनैलिटी इंडियन है, ये वाला एड्रेस वगैरह वाला तो आप इजीली भर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। प्रोफेशन में अगेन बी वेरी स्पेसिफिक, प्रोफेशन का प्रूफ नहीं मांगने वाले हैं, वो आईडी वगैरह नहीं मांगने वाले हैं। अपने पापा का, आपके पापा का वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी कि इस कंपनी में काम करते हैं। हाँ, बट ऑनेस्ट रहना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो क्लेम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी डिराइव हो सकता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप ये बेसिक जानकारी अपने माता पिता के बारे में देंगे। अब यहां पे आपकी फैमिली के इसमें से कोई एसेट्स हैं या नहीं, ये किस लिए है, डिटरमिन करने के लिए कि आप ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई करते हैं नहीं, तो इसमें भी सही जानकारी ही आपने लिखनी है। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी होगी नेक्स्ट पेज पे, जिसमें आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स भरोगे। यहां सेलेक्ट यस करोगे तो कुछ डिटेल्स हो जाएगा। तो मैं आपको अपना फॉर्म दिखा देता हूं जो मैंने लास्ट ईयर भरा था। तो उसमें ये इस प्रकार का ये फॉर्म रहता है, ठीक है, जो बन जाता है, जब पूरी तरह बन जाता है तो इस प्रकार का ये फॉर्म रहता है। अभी हम कौन से पेज पे आ गए थे, अभी हम आ गए थे, ये तो ऑप्शनल वाला हो गया, पेरेंट्स का सब हो गया, डिटेल हो गया। फिर हम आ गए थे एजुकेशनल वाला भी कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा आपको। ये देखो, ये 10th इक्विवेलेंट, 12th इक्विवेलेंट, बीटेक, ये मेरी वो है क्वालिफिकेशंस। तो बेसिक, बिल्कुल सिंपल जानकारी, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर उसके बाद आता है आपका ये डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जिसमें आप
पहले वो भरेगे जो लेटेस्ट है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप भरने वाले हो, ठीक है। तो दिस कैन गो ऑन इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है, हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशंस और सिलेक्शंस? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर हो तो फिर देन इट विल गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। वेदर यू अप्लाइड फॉर यूपीएससी एग्जाम रिक्रूटमेंट, मतलब यस, अब आपका क्या आता है, ये वाला आता है सेगमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग करंट एग्जामिनेशन। तो करंट एग्जामिनेशन को इंक्लूड करते हुए आपका ये आएगा कि आपने यूपीएससी एग्जाम या रिक्रूटमेंट में किया है, यस, पुराने जितने भी किए हैं उसकी डिटेल मांगी जाएगी। जैसे आपने जून 2018 में ये है, तो पुराने जितने भी किए हैं, 18 में किया है, 19 में किया है, सिविल सर्विसेज प्री, सिविल सर्विसेज प्री, सिविल सर्विसेज मेन, इस तरीके से आपको यहां पे डिटेल देनी है। एक और बात बताऊं, अगर आपको मान लीजिए पुराने रोल नंबर नहीं याद, कि आपका रोल नंबर आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का रोल नंबर नहीं याद है, कोई बात नहीं, वहां पे 0 लिख दो, 000 लिख दो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बस एक बार ऑनेस्टली आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताने हैं, उतना ही काफी होता है, उतना ही सफिशिएंट होता है, दैट्स इट। अब इसके बाद आपसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे डेट ऑफ एग्जाम पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी कोई और सर्विस ऑलरेडी एलोकेटेड तो नहीं है। दिस इज फॉर दोज जिन कैंडिडेट्स को सर्विस एलोकेट की गई है, और उसके बारे में जानकारी फिर लिखनी है। फिर 20th पॉइंट आपका आएगा फी। वो फी कब आएगा, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। अब देखो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, सबसे पहले तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आएगा एज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जनरली डेट ऑफ बर्थ होता है आमतौर पे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैंने सवाल देखे थे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो उसके जगह कौन सा डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। एक बार यूपीएससी की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे कंफर्म जरूर कर लीजिए। यूपीएससी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि इस तरीके का इशू है। दे आर वेरी हेल्पफुल, दे हेल्प यू। अगर तब भी नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट फॉर एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन सभी को अवेलेबल नहीं होती है, कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अवेलेबल होती है, तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, वो एज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब जब मैं कैटेगरी की बात करता हूं, तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए 3 चीजें याद रखनी है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उनको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। ये इनकम सर्टिफिकेट इशू कब होना चाहिए, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम का सर्टिफिकेट होता है जनरली। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो पूरा कंप्लीट हो गया बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जाम, वो था 2022 टू 2023, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जाम आई थी फरवरी 2024 में, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 24 तो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए इसका जो पिछला 1 साल वाला सर्टिफिकेट, 1 साल फाइनेंशियल ईयर है, उसका आपको इनकम सर्टिफिकेट देना, यानी 2022 से लेकर 23 का। वो सर्टिफिकेट को इशू करने की डेट शुड बी बिफोर द लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो फॉर्म सबमिट करते हो, उसको इशू करने से पहले की वो सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए, तो 6 मार्च 2024 से पहले की। सेम इज फॉर SC/ST कैंडिडेट, उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मार्च से पहले का होना चाहिए। OBC कैंडिडेट का भी 6 मार्च से पहले का बना होना चाहिए। और जो उनका इनकम वाला सर्टिफिकेट होता है, वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स का होता है। तो यहां 3 फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे, 22-23, 21-22 एंड 20-21, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछ सकते हो। DAF 1 में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपको हॉबीज वगैरह नहीं भरनी पड़ती है। जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो लास्ट में अपने आप आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपने EWS लिखा है, तो यहां पे ऑलरेडी टिक आ जाएगा कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है। इट विल ऑलरेडी बी टिक्ड। अगर आपने बोला है कि नेम चेंज है, तो ये इट विल ऑलरेडी बी टिक्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपको NOC देना है, तो इट विल ऑलरेडी बी टिक्ड। तो जो टिक किया हुआ है वही वाला अपलोड कर देना है, और बस खत्म खेल। आपका फॉर्म सबमिट विद पेमेंट ऑफ 200 रुपए, और जो भी है अबाउट रिलेटेड टू कैटेगरीज। जो भी सवाल है आपके DAF से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। विल बी आंसरिंग यू, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
इसी के साथ साथ एक और चीज याद दिला दूं कि हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है 2024 के लिए, जिसमें 1-on-1 सेशंस होंगे आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हुए। इसमें 12 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आपका सेक्शनल प्लस फुल एंड टेस्ट कंप्लीट होगा। मेंस का क्रैश कोर्स जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको कंटेंट प्लस टॉपिक्स के इंटरलिंकेजेस, करंट अफेयर्स की जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स है, 1.5 साल के, उसकी लिंकेज और कवरेज दोनों मिलेगी। और साथ ही साथ सोशल इश्यूज इसमें शेखर सर पढ़ाने वाले हैं। सोशल इश्यूज जिसके 6 क्वेश्चन मेंस में हमेशा ही आते हैं, जीएस के, ऐसे और एथिक्स सब इंक्लूडेड है। आपको 10% डिस्काउंट 5 जुलाई तक इस पे मिल रहा है, तो जरूर इसे एनरोल कर सकते हैं। अगली बार तक के लिए नमस्कार।